बार पिछले 2 साल में इस गुस्से ने एक पॉजिटिव रूप लिया है। पॉजिटिव रूप ये कि इसके साथ एक कन्विक्शन है, इसके साथ एक संकल्प है कि मैं चीजों को बदलूंगा। और तीसरी चीज जो हुई है वो ये कि बहुत वक्त बाद देश में एक छोटी सी आशा पैदा हुई है, शायद चीजें बदल सकती हैं, शायद मैं कुछ कर सकता हूं। अभी भी इसमें शायद है, जैसे कोई बहुत बड़ा हॉल हो जो कि जिसमें अंधेरा हो, उसमें आप एक मोमबत्ती जला दीजिए, वो मोमबत्ती बहुत दूर से दिखाई देती है, पूरा हॉल उससे जगमगाता नहीं है, लेकिन आप उस मोमबत्ती को नोटिस बहुत दूर से कर सकते हो, बहुत ही उसकी फ्लिकरिंग सी जो होती है लाइट उससे। पिछले 2 साल से देश में ऐसा ही बदलाव आया है, एक छोटी सी आशा पैदा हुई है। वो आशा का दिया मोमबत्ती टिमटिमाती सी रहती है, लेकिन लगता है शायद कुछ हो सकता है। आज तक ये था नहीं। हम इंडियन जाते थे किसी काम के लिए, थोड़ी देर में पता लगता था कि हाँ भाई ये तो कुछ हो नहीं सकता। एक सिस्टम की वॉल थी, एक दीवार आ जाती थी हमारे सामने, हम वहां पहुंच जाते थे और कहते थे कि बस आगे कुछ हो नहीं सकता। जो उस दीवार को देख के वापस आ जाता था, लोग कहते थे वे बड़ा समझदार आदमी है, देखो कितना कितना इंटेलिजेंट है, इसे पता है कि कुछ नहीं हो सकता, इसने अपना कैरियर बना लिया। जो जाके उस दीवार के ऊपर टांग मार देता था, उसकी टांग टूट जाती थी, लोग कहते थे बेवकूफ है, पता नहीं भाई इंडिया में कुछ नहीं हो सकता। खामखा गया था वहां पे लाइसेंस बनवाने के लिए, अरे किसी एजेंट को पकड़ लेता, 50 रुपए दे देते, 100 रुपए दे देते, बन जाता काम। बड़ा पता नहीं अपने आप को क्या समझ के चला था वहां पे बनाने के लिए, देखो 3 दिन बर्बाद करके और वापस आ गया ना, कुछ नहीं हुआ। फिर कोई अरविंद केजरीवाल जैसा निकलता था, वो जाके उस दीवार में अपना सर मार देता था, तो लोग कहते थे कि पागल है, कि इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, पागलपना क्यों कर रहे हो, देखो जी क्या मिला इसको। पिछले 2 साल में ये थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज हुआ है, लोगों को लगता है कि शायद कुछ हो सकता है। ये जो दीवार हमारे सामने है, इस दीवार में 4 ईंटें गिर गई हैं, दीवार खड़ी हुई है, दीवार नहीं गिरी है, बस 4 ईंट कहीं से गिर गई हैं। अब उसमें कोई क्लेम कर ले, हम भी सबसे आगे रहेंगे क्लेम करने कि हमने किया और इसलिए दीवार टूटी, बस पता नहीं, दुनिया में संयोग होते हैं। आप अपना जोर कहीं मारते हो, दीवार किसी और पॉइंट पे टूट जाती है। तो जो भी हो, उस दीवार में एक छोटा सा छेद हो गया है, उससे थोड़ी सी हवा आ रही है, थोड़ी सी रोशनी बाहर आनी शुरू हुई है। और ये जो अन्ना आंदोलन था, ये इस देश में ये जो नई आशा पैदा हुई है, उसी का एक छोटा सा एक्सप्रेशन था। हमारे दोस्त कहेंगे ये उसका कारण था, हमने पैदा किया, हो सकता है किया हो, पर मैं कहता हूं हिस्ट्री में इन सब चीजों में मॉडेस्टी अच्छी चीज है, हो सकता है हमने ना किया हो, पता नहीं कैसे पैदा हुआ, हम संयोग बन गए, हम निमित्त बन गए उस चीज के, कहीं हो गया दुनिया में एक चीज। ये जो अन्ना आंदोलन था, ये अन्ना हजारे का आंदोलन नहीं था। अन्ना हजारे हमारी इंस्पिरेशन थे, हैं और रहेंगे, बहुत बड़ा आदमी है वो। लेकिन ये आंदोलन हर मोहल्ले, हर कॉलोनी, हर गांव, हर कस्बे में अपना अपना अन्ना ढूंढ के चलने वाला आंदोलन था। हर मोहल्ले ने अपना अन्ना चुन लिया। जिस ऑनेस्ट व्यक्ति पे वो परसों तक हंसते थे सारे लोग, उसको ढूंढा, नहीं सर इस बार तो आप आओ। मैंने कई कई किस्से सुने हैं, लोगों ने उस व्यक्ति को ढूंढ के झाड़ पहुंच के बैठाया, नहीं सर इस एजिटेशन में आप सामने आओ। हर इंसान ने अपने मन के अंदर अन्ना ढूंढ लिया। हम सब के अंदर मैल है, चोरी है। अगर हमारे मन में चोरी और मैल ना हो तो किसी नेता की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो चोरी करे, बदमाशी करे। कहीं ना कहीं हमारी चोरी से डिराइव होती है उसकी चोरी। पर हम हिंदुस्तानियों ने कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए अपने मन में थोड़ी सी सफाई की, कूड़े करकट को साइड में किया, एक छोटा सा कोना निकाला, उस कोने में एक दिया जला दिया और उसको कहा तू भी अन्ना मैं भी अन्ना। बस यही चीज थी। दुनिया में बड़ी चीजें प्रतीक बन जाती हैं हमारे मन की सफाई के लिए। कहने के लिए आंदोलन जन लोकपाल कानून का आंदोलन था। हो सकता है यहां जो लोग बैठे हो इनमें से काफी लोगों को पता हो कि जन लोकपाल कानून क्या था, सरकार का क्या कानून था, सरकार कैसे बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हकीकत यह है कि जो रामलीला मैदान में हजारों लोग आए, किसी स्टेज पे लाख से ज्यादा लोग वहां खड़े थे,
देश की सड़कों पे जो लाखों लोग आए, उनमें से ज्यादातर को पता भी नहीं था कि लोकपाल आंदोलन एग्जैक्टली क्या है, लोकपाल कानून क्या है, जन लोकपाल क्या है। लोगों को पता नहीं था इन चीजों का। लोगों को एक चीज पता थी कि ये जो नेता लोग हैं, ये अपने आप को माई बाप समझ के जो बैठे हैं, और इनकी जो एरोगेंस है, इनका जो करप्शन है, इसको सीधा करना है। तो ये जन लोकपाल का आंदोलन नहीं था, ये लोकबल का आंदोलन था। जिन लोगों को डेमोक्रेसी के अंदर बिल्कुल प्रजा बना के रखा हुआ था, माई बाप करने वाली प्रजा बना रखा था, उन लोगों ने तय किया कि मैं भी नागरिक हूं, मैं भी बदलाव कर सकता हूं। इस चीज का, ये जो लोक शक्ति और लोक बल का आंदोलन था ये, और उस लिहाज से ये आंदोलन सिर्फ करप्शन को खत्म करने का आंदोलन नहीं था, ये हमारी डेमोक्रेसी को रिफॉर्म करने का आंदोलन था। लोकतंत्र हम शब्द यूज करते हैं, लोक पहले और तंत्र बाद में, लेकिन जिस तरह से हमारे देश में चल रहा है उसमें लोक बेचारा दबा रहता है, तंत्र उसके सर के ऊपर चढ़ के नाचता है। तंत्र क्या? ये मंत्री, संतरी, अफसर, उनके अदना पूरा रेटिन्यू इनके इर्द गिर्द जो घूमता है, ये तो लोगों के सर्वेंट्स हैं, इन्हें तो लोगों की सेवा करनी चाहिए। लोगों के सर पे खड़े होकर नाचते हैं। किसी एक सरकारी दफ्तर में आप हो आइए, मेरे को एक हफ्ता पहले फिर एक्सपीरियंस हो गया, मेरे MTNL का बिल आ गया कोई 18,000 रुपया, जबकि उसमें हमने 20 कॉल की थी उनके हिसाब से, और एक अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड की हमारा स्कीम थी जिसमें 1,500 रुपया 2,000 रुपये बिल आना चाहिए था। 18,000 रुपए का बिल। मैं क्या करता, गया वहां पे कि भाई गलत आपने बिल दिया है, ये वो, 4 दफ्तर में घुमाया। अच्छा, टेलीविजन की वजह से ये भी है कि चेहरा भी देख लेते हैं, अरे अरे आप तो यादव साहब, अरे अरे आप लाइन में क्यों खड़े हैं? मैं साहब सारी दुनिया लाइन में खड़ी होती है इसलिए लाइन में खड़ा हूं। नहीं 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 आप आ जाइए। मैंने कहा नहीं, आप सामने वालों का कर दीजिए, मेरा भी कर दीजिए। सब कुछ प्यार कहना, इज्जत, चाय पी लो, सब मतलब जो आउट ऑफ द वे जाके जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन जो चीज करनी चाहिए वो नहीं कर रहे। नहीं नहीं आपको इसमें छूट दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई छूट नहीं चाहिए, आपने मेरा गलत बिल बनाया है, आप बिल मेरा करेक्ट कर दीजिए, मुझे कोई आपसे छूट नहीं चाहिए। जो मैंने यूज किया है बिल्कुल चार्ज कीजिए, पर मेरा बिल करेक्ट कर दीजिए। कल सुबह मुझे पता लगा कि मेरे पास अगले महीने का 53,000 का बिल और आ गया। मतलब हर सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं MTNL, मेरे को लगा सरकारी चीजें छोड़ने से अगर हम छोड़ के भाग जाएंगे तो सरकार कभी ठीक नहीं होगी। आप जा सकते हो एयरटेल में, मतलब हमने सबने अपने बच्चों को अब सरकारी स्कूलों से बाहर निकाल लिया। हम सबके पेरेंट्स सरकारी स्कूलों में पढ़े थे, हम सबके बच्चे अब सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, सरकारी स्कूलों का सत्यानाश हो गया है। तो मुझे लगता था नहीं, MTNL वगैरह को छोड़ना नहीं चाहिए, उसमें रहना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, तो उसकी सजा भुगत रहे। सरकार से जहां कोई डील करना पड़ जाए आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। तो ये जो तंत्र है ये लोग के सर के ऊपर चढ़ा हुआ था, और ये जो अन्ना आंदोलन है ये और कुछ नहीं है, बस लोक ने सर उठा लिया और तंत्र को कहा पूछ हो, पीछे लग के रहो, काय को आगे बढ़ के नाचते हो। दैट इज द एसेंस ऑफ दिस मूवमेंट। जो सब्जेक्ट थे उनको सिटीजन बनने का एहसास हुआ कि हम प्रजा नहीं है, हम नागरिक हैं, हम मालिक हैं इस देश के, हम तुम्हें बता देंगे क्या करना चाहिए, तुम्हें औकात में ला देंगे। ये बड़ा बदलाव इस मूवमेंट से हुआ। फिर लोग कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा काम आपने किया, पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? वाजिब सवाल है, क्योंकि हम सब ने पॉलिटिक्स का मतलब इतना गंदा हो गया है कि जैसे ही कोई घटिया से घटिया चीज हमें कहनी होती है तो हम कहते हैं अब यहां भी पॉलिटिक्स आ गई। अब देखो ना, क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स आ गई, किसी भी चीज में, मतलब जो चीज गंदी हो गई हम कहते हैं इसमें पॉलिटिक्स आ गई। पॉलिटिक्स इतना गंदा शब्द बन गया है। लेकिन आप ही सोचिए, मैं बार बार जब भी कभी स्कूल में जाता हूं, कॉलेज में जाता हूं, बच्चों से ये पूछता हूं कि डेमोक्रेसी अच्छी चीज है, सब कोई हाथ खड़ा कर देते हैं। मैं कहता हूं पॉलिटिक्स अच्छी चीज है, हर कोई हाथ डाउन आ जाता है। फिर मैं पूछता हूं कि अच्छा ये बताइए, क्या डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स के बिना चल सकती है? पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी के बिना चल सकती है, पाकिस्तान में चलती है, सऊदी अरेबिया में चलती है, सब तरफ चलती है, लेकिन डेमोक्रेसी जो है क्या पॉलिटिक्स के बिना कभी चल सकती है? सब सोचते हैं, कहते हैं नहीं एक्चुअली चल तो नहीं सकती। तो फिर मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज है, डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है, और पॉलिटिक्स अपने आप में खराब है। पॉलिटिक्स गंदी कर दी गई है।
आज जो पॉलिटिक्स है बहुत गंदी है, बहुत खराब है, लेकिन उस पॉलिटिक्स को साफ करना आपकी मेरी जिम्मेवारी है। हमारे पास तो कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं था। हम मांग रहे थे लोकपाल, कितनी मिनिमल सी डिमांड थी। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि भाई एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, इफेक्टिव हो, क्रेडिबल हो, और कुछ नहीं मांग रहे थे हम। तो इतना आप ये कह लीजिए, मोटी भाषा में कहूं कि अगर किसी की जांच हो रही हो, अगर दामाद की जांच हो रही हो, तो जांच की रिपोर्ट शाम को उसकी सास को ना मिले, रिपोर्ट किसी इंडिपेंडेंट व्यक्ति को मिले। इतना ही मांग रहे थे ना, इससे फालतू कुछ नहीं मांग रहे थे हम। ये देने को तैयार नहीं। हंस रहे थे सब, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हंस रहे थे, मखौल बना रहे थे। किसका? हमारा नहीं, उन लाखों लोगों का मखौल उड़ा रहे थे जो पहली बार जिंदगी में सड़कों पे आए थे, इस देश की सरकार से कुछ मिनिमम चीजें मांगने आए थे, ज्यादा कुछ बड़ी चीज मांगने नहीं आए थे। उनका ये लोग संसद में बैठ के मखौल उड़ा रहे थे, कह रहे थे सड़क पे ऐसे कोई होता है, कुछ करना है तो देखो, इलेक्शन करके देखो, आओ पार्लियामेंट में। क्योंकि उन्हें पता था कि इलेक्शन के लिए जिस तंग गली से गुजरना पड़ेगा, जिस फिसलनी गली से गुजरना पड़ेगा, जितने कीचड़ से गुजरना पड़ेगा, ये इनके बस की बात नहीं है, किसी की नहीं है। और अगर आ भी गए तो उतना कीचड़ लेके ही आएंगे जो बाकी सब आते हैं, तब देख लेंगे, तब हमारे यार दोस्त बन जाएंगे, तब बैठा लेंगे इनको। तो हमने बहुत सोचा, फिर फाइनली हमने कहा ठीक है, हम आएंगे, हम आपकी पार्लियामेंट में आएंगे, हम आपकी असेंबली में आएंगे, और देखना बगैर कीचड़ दिए आएंगे। ये बहुत बड़ी चैलेंज है, इस चैलेंज को लेके हम आपके सामने आएंगे। जाहिर है पहला सवाल ये है कि आएंगे तो बगैर कीचड़ लिए कैसे आएंगे। अन्ना ने भी ये सवाल हमसे पूछे हैं, और अन्ना के सब सवाल वाजिब हैं, हमें उसका जवाब देना चाहिए। मैं 5 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं, ये पार्टी कैसे दूसरी पार्टियों से अलग है। पहली चीज, इस देश की ज्यादातर पार्टियां, 2-3 पार्टियों को छोड़ दें तो सब पार्टियां किसी ना किसी फैमिली की पॉकेट में है। कांग्रेस का तो हाल आप देखते ही हैं। तो मैं कई बार सोचता हूं कि इन बेचारों की क्या हालत होती होगी। सुबह बैठ के स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऑर्डिनेंस देश के लिए बहुत अच्छा है, ऑर्डिनेंस ये है वो है, सब झूठ था, लेकिन बोल रहे हैं। अब एक लड़का आता है, कहता है कि बकवास है, कूड़े के डब्बे में फेंक दो। पूरे बेचारे लोग 50-60 साल का, 70 साल का बुजुर्ग, हाँ जी बिल्कुल कूड़े में फेंक देने लायक है। मैं कहता हूं, ये शर्म नहीं आती आपको? कम से कम अपनी इज्जत के लिए कह दो कि, मतलब जो कह रहे थे झूठ कह रहे थे बिल्कुल, और जिसने कहा कि कूड़े के डब्बे में फेंकने लायक है उसने बिल्कुल सच बात बोली, जिंदगी में एक बार तो सच बोली। लेकिन जो सुबह तक बोल रहा था कि इतना अच्छा है, उसकी 3 मिनट के बाद सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इतना भी नहीं कह सकता कि नहीं, सुबह जो मैं कह रहा था पागलपन की नहीं थी, मेरे भी 3 पॉइंट अभी बाकी हैं, है ना। तो खैर कांग्रेस की तो आप बात ही ना करो, बाकी सब पार्टियों में, देश भर में सब पार्टियां किसी ना किसी फैमिली के कब्जे में। जो टॉप पे फैमिली के कब्जे में नहीं दिखाई देती हैं, वो लोकल लेवल पे फैमिली के कब्जे में। बीजेपी लोकल लेवल पे सब फैमिली का राज बीजेपी में शुरू हो गया। हमने सोचा कि हमें इस चीज से बचना है। हमने क्या किया, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नियम बनाया कि किसी फैमिली का एक मेंबर से ज्यादा हमारी किसी भी पोस्ट पे नहीं रह सकता, कैंडिडेट नहीं बन सकता। शांति भूषण जी, जैसा आप सब जानते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, श्रद्धेय हैं, लेकिन उनका बेटा प्रशांत भूषण हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर है, जैसे मैं मेंबर हूं। तो फिर हमारे नियम के हिसाब से शांति भूषण जी हमारी नोएडा की 14 सेक्टर की एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी नहीं बन सकते। देश की पहली पार्टी है जिसने डायनेस्टी रूल के खिलाफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल नियम बनाया। दूसरी चीज, देश की सारी पार्टियां ब्लैक के पैसे पे चलती हैं, सब कोई जानता है, टोटल ब्लैक का पैसा है। इन बेचारों को कुछ वाइट दिखाना पड़ता है, जैसे हर बिजनेसमैन को थोड़ा सा वाइट दिखाना पड़ता है अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, तो इन पार्टियों को भी थोड़ा सा दिखाना पड़ता है। कांग्रेस 2000 करोड़ रुपए दिखाती है अपने इनकम टैक्स अकाउंट में, बीजेपी 900 करोड़ रुपए के करीब दिखाती है अपने अकाउंट में, बीएसपी ने भी 700 करोड़ के करीब दिखाया था इनकम टैक्स को इन्होंने इतना दिखाया है। जितना है उसका तो भगवान मालिक है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। कांग्रेस से फिर आप पूछो कि ये 2000 करोड़ रुपए आपके पास कहां से आए। कांग्रेस का जवाब है कि इसमें से 1200 करोड़ रुपया उसके पास 5-5 रुपए के कूपन बेच के आया है।
क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका आपको अकाउंट नहीं देना पड़ेगा। कांग्रेस 5-5 रुपए के कूपन बांट के इस देश में लाखों लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही है। आपको पता है? कभी मेरे को आज तक कोई नहीं मिला। एक सभा में एक बंदे ने खड़े होकर कहा कि 1987 में मैंने कांग्रेस का कूपन खरीदा था। किसी ने खरीदा है कांग्रेस का 5 या 10 या 15 या 20 या 50 या 100 रुपए का कूपन? बेचारों को जरूरत नहीं, बेचेगा कौन? उन्हें जरूरत कहां है? तो फिर ये 1200 करोड़ रुपए कहां से आए? आपको पता है? बेच रही है आज मोदी जो है वो 5-5 रुपए की टिकट देकर के लोगों को वहां बुला रहा है। चलो अच्छी बात है, कर रहे हैं। अगर 5 रुपए देके बहुत अच्छी चीज है जो कर रहा है, मैं तो कहता हूं। पर बीजेपी का भी एक्सप्लेनेशन यही है। बीजेपी से जब इनकम टैक्स में पूछा जाता है कि आपके 800 करोड़ रुपए कहां से हैं, तो वो भी कहते हैं कि इसमें से 600 करोड़ रुपया जनता ने छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन दिया, कैश में, क्योंकि 20,000 से नीचे आपको डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता। तो वो कहते हैं कि जनता ने कंट्रीब्यूशन दिया, हमें क्या पता किसने कंट्रीब्यूशन दिया। मायावती जी ने कहा है कि उनके पास जो 600 करोड़ रुपए हैं उसमें से एक पैसा भी 20,000 रुपए से ज्यादा का नहीं है। तो एक पैसे का भी उनको अकाउंट देने की जरूरत नहीं है। टोटल ब्लैक मनी को वाइट करने का धंधा है। आम आदमी पार्टी ने अपनी वेबसाइट पे, आप सब यहां पर ज्यादातर लोग नेट से भी दिख रहे हैं मुझे, आप सब जाके घर पे एक काम करना, गूगल पे कहना आम आदमी पार्टी डोनेशन लिस्ट, इतना गूगल कर देना, आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। आप जाके 1 बजे चेक करोगे तो मैं आपको एश्योर कर देता हूं, दोपहर 12:50 पे जिस व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी को डोनेशन दिया होगा उसका नाम डिस्प्ले हो जाएगा। नाम, जगह का नाम, टाइम, अमाउंट, टेलीफोन नंबर नहीं दे रहे, घबरा मत जाना आप, और एड्रेस, घर का एड्रेस नहीं दे रहे हैं। बाकी सारी डिटेल पूरी तरह से जनता के सामने रख रहे हैं कि क्या क्या पैसा। देश की पहली पार्टी है जो 1-1 रुपए का हिसाब जनता के सामने रख रही है। आप उसमें चेक करना, स्क्रॉल करना उस लिस्ट में नीचे जाके, 11 रुपए किसी ने दिए, कईयों ने चेक करने के लिए 1 रुपया दिया है हमें, 1 रुपए में मेरा नाम आता है कि नहीं आता है। डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से आप इंस्टेंटली दे सकते हो। ऑफ कोर्स आप प्लीज चेक कीजिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो चेक करे और इस क्लेम को वेरीफाई करे तो थोड़ा डोनेशन भी दे देना। हमारी पार्टी इसी से चलती है और कोई पैसा हमारे पास नहीं है। और डोनेशन देते 11 रुपए वाला चेक करने का ना करना, 1100 भी हो सकता है, 11,000 भी हो सकता है, जरा ये सोचना। बट प्लीज डू वेरीफाई दिस फॉर मी राइट नाउ इफ यू कैन। तो दूसरी बात ये, तीसरी चीज, इस देश हमने मांगा था लोकपाल, हमने कहा था नेता लोग भ्रष्ट हैं। जब दूसरे के खिलाफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ आती है। सो हमने कहा ये हम, कोई हमारे को अगर कहे कि योगेंद्र यादव बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं भ्रष्टाचार पे, तो खुद भ्रष्ट आदमी है। सो हमने कहा कि हम दुनिया से लोकपाल मांगे, उससे पहले हम अपने ऊपर एक लोकपाल बनाएं। देश की पहली पार्टी है जिसने एक ओम्बड्समैन अपने ऊपर अपॉइंट किया है, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, नेवी के एडमिरल रामदास, जो कि नेवी की हिस्ट्री में सबसे ऑनेस्ट ऑफिसर्स में से जिनकी गिनती होती है, आप जानते हैं। एडमिरल रामदास हमारी पार्टी के ओम्बड्स पर्सन है, और उस ओम्बड्स पर्सन को इतना अधिकार है कि कल को अगर वो कहते हैं योगेंद्र यादव को पार्टी से निकालो, अरविंद केजरीवाल बचा नहीं सकते, क्योंकि उसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग है पार्टी पे, और लोकपाल को हम हटा नहीं सकते। तो एक जुडिशरी हमने अपनी पार्टी में अपने सर के ऊपर बैठाई। ये देश की पहली पार्टी है जिसने काम किया है। चौथी चीज, सारी पार्टियां अपने कैंडिडेट कैसे सेलेक्ट करती हैं? वहीं पे अकबर रोड जनपद, जो कुछ पैसे, चमचागिरी, सब कुछ ये चलता है। और थोड़ी देर में किसी को समझ आ जाता है कि भाई महरौली में वसंत कुंज में जूते घिसने से क्या फायदा, टिकट तो वहां मिलना है। फिर वहां जाके आपने देखा होगा बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, राहुल जी देश बचाओ, नरेंद्र मोदी देश की आशा, ईद मुबारक, होली मुबारक, जन्मदिन मुबारक, मरण दिन मुबारक, सब ये लगते रहते हैं वहां। क्यों लगते हैं? वो बेवकूफ नहीं जो लगा रहे हैं, उन्हें पता है कि टिकट इसी चीजों से मिलता है, और किसी और बाकी जो आपने बताया उस चीज से मिलता है। तो हमने कहा कि ये टिकट बदलने देने का तरीका बदलना होगा, और हमने एक छोटा कदम उठाया, पूरा नहीं उठा पाए हैं हम, उसमें छोटा कदम उठाया कि हमने टिकट देने से पहले महरौली के जितने पार्टी के वॉलंटियर थे
उनको बुलाया, पार्टी के जितने भी एक्टिव वॉलंटियर थे, और उनसे कहा कि आप वोट डालो। ओपनली हमने नाम मंगवाए, जो नाम आए वो इंटरनेट पे डाल दिए, कहा कि इनमें से किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ कोई शिकायत है तो आप बताइए। फिर शॉर्टलिस्ट किया कैंडिडेट्स को, हमने और हमारे वॉलंटियर्स को बुलाया कि आप बताइए इसमें कोई अगर आपको ऑब्जेक्शन, और वॉलंटियर से वोट करवाया। उसके बाद फाइनल डिसीजन किया। और आज भी ये पार्टी कह रही है कि अगर किसी एक कैंडिडेट, हमारे भाई नरेंद्र सेजवाल, इन्होंने तो आज अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, अगली बार आए तो जरूर कुछ बताएं भी अपने बारे में। इतना संकोच ना करो यार, आप कैंडिडेट हो, अपने बारे में 4 बात बताया करो ताकि लोग समझे तो सही किसको वोट दे रहे हैं। हम लोग को पता होना चाहिए आपके जी बारे में। जी, तो आप जाके थोड़ा पेज में बताना अपने बारे में, है ना, कौन हो, क्या करते हो। एक मैं कहूंगा, और ये आम आदमी पार्टी की तरफ से ओपन डिक्लेरेशन है, अगर हमारे किसी भी कैंडिडेट के इन 3 चीजों के बारे में कोई आपके पास कंप्लेंट है या कोई एविडेंस है, क्या, करप्शन, क्रिमिनलिटी, कैरेक्टर, इन 3 के बारे में किसी के पास कोई भी एविडेंस है, प्लीज आप हमें दीजिए। चाहे हम कैंडिडेट अनाउंस कर चुके हैं, हम कैंडिडेट वापस लेंगे। सर ये कल आ रहा था टीवी पे आज तक में, ये ईमानदार पार्टी का बेईमान चेहरा, उसमें वो कैंडिडेट जो उत्तम नगर से इलेक्ट हुए हैं, तो वो इट हैज लेफ्ट एन इम्पैक्ट अपॉन द आम जी, आदमी। इस पे 2-3 दिन से बात हो रही है हमारे उत्तम नगर के कैंडिडेट पे। अच्छा हुआ आपने पूछा, आई एम वेरी हैप्पी। इन चीजों की पब्लिक में बात होनी चाहिए ना। जी जी जी, सब लोग अच्छा किया आपने पूछा ये सवाल। छवि बहुत क्लीन है और वो मतलब वाई बी ऑन द डिफेंसिव। एब्सोल्युटली, नहीं आपने बहुत अच्छा किया। मैं चाहता हूं कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म वगैरह पे सब बातें बिल्कुल ओपन पब्लिक में हों। जब पब्लिक में चीजें होंगी तो फिर चीज होगी। मतलब पार्टी को जी। डिफेंसिव में होने की जरूरत क्या है? इन्होंने कहा, मैं रिपीट कर देता हूं, इन्होंने कहा कि 1-2 दिन से टेलीविजन चैनल्स पे चल रहा है कि उत्तम नगर से हमारी पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया है, देशराज जी हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये बदनाम आदमी है, ईमानदार पार्टी का बदनाम चेहरा, ऐसे करके चल रहा है। इसकी 13 शॉप्स हैं, मालिक है, जी जी ये जी सब। जी, सब चीजें आई हैं। अभी तक टेलीविजन चैनल पे ऐसा कुछ भी नहीं आया जो हमें टिकट देने से पहले पता नहीं था। इसके बारे में, इस पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में हमारी जिस कमेटी, क्योंकि वो टिकट जो देती है कमेटी, फाइनली उसका मैं मेंबर हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं। और आपको इससे पता लगेगा पार्टी क्या प्रक्रिया फॉलो कर रही है। इस इंस्टेंस से भी ज्यादा हमारी प्रोसेस के बारे में पता लगेगा। यहां पे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी उत्तम नगर से तमाम लोगों ने अपने पर्चे भरे। इस कैंडिडेट ने भी अपना पर्चा भरा, देशराज जी ने। हमने लोगों से ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए। इनके बारे में कई ऑब्जेक्शंस आए। लोगों ने कहा कि लोकायुक्त के ऑफिस में इनके खिलाफ कंप्लेंट है। तो हमने फिर इनसे कहा कि आप अपने सारे कागज दिखाइए। इन्होंने कागज दिखाए। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वहीं के कुछ वॉलंटियर्स इस बात से संतुष्ट नहीं। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। तो हमने जो 2 वॉलंटियर, जो 2 खुद आपस में कैंडिडेट भी थे, राइवल कैंडिडेट थे, जिनको इनके बारे में एतराज था, हमने केवल उन 2 लोगों की कमेटी बनाई और कहा कि आपको हम 10 दिन देते हैं, आप इनके बारे में एविडेंस ढूंढ के लाइए। उन्होंने एविडेंस ढूंढी। उस एविडेंस को हमने प्रशांत भूषण और शांति भूषण के सामने रखा, कहा कि ये एविडेंस है। एविडेंस एसेंशियली ये है कि एलिगेशन ये है कि 10-12 शॉप है। एविडेंस ये है कि एक शॉप इनकी वाइफ, इनकी बहन के नाम पे है, एक शॉप इनके भाई के नाम पे है, नहीं थी। बाकी किसी भी चीज के अंदर हमने उन 12-10 दुकानों के ओरिजिनल पेपर्स निकलवा के देख लिए हैं, किसी में भी इस व्यक्ति का नाम नहीं है। बहन के साथ क्यों है? बहन के नाम पे इसलिए है कि उसकी बहन के हस्बैंड नागालैंड में थे और आर्म कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, मतलब गैलेंट्री अवार्ड के विनर थे, इसलिए उनकी बहन को मिला। और बहन की शॉप को ये मैनेज करते हैं। इन्होंने खुद कहा कि बहन के नाम पे है लेकिन मैं मैनेज करता हूं इस शॉप को। भाई के नाम पे है क्योंकि भाई वहां के एमएलए के काफी क्लोज हुआ करते थे, मुकेश शर्मा वहां एमएलए हैं। और खुद ये जो हमारे कैंडिडेट हैं, ये भी 4-5 साल पहले मुकेश शर्मा के जो रिलेटिवली नजदीक लोग होते हैं उनमें हुआ करते थे। सारी बदनामी उस वजह से है क्योंकि मुकेश शर्मा खुद बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं है। और कोई भी नेचुरली होता है कि अगर आप किसी खराब व्यक्ति के संगत में दिखते हैं तो आपके बारे में तमाम एलिगेशंस होते हैं, जो बिल्कुल हमारे मन में भी तमाम चीजें थी।
और हुआ ये है कि उसके बाद से मुकेश शर्मा और इनके डिफरेंसेस कुछ सवालों पे बहुत मेजर हो गए थे, और हमारी ऐसी रीडिंग है कि ये जो काफ़ी कैंपेन चल रहा है इस वक्त मीडिया में, उसके पीछे मुकेश शर्मा काफ़ी प्रोमिनेंटली है। पर खैर जो भी है, जो भी एलिगेशन है उसको एक्सेप्ट कर, उसकी जांच करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस पे हमारी कमेटी ने और खुद अरविंद ने पूरा अपना 1.5 दिन सिर्फ इस पेपर्स को स्टडी करने में लगाया है। अब तक हमारी रीडिंग है कि इनकी राशन शॉप 2 हैं, 10-12 नहीं है। 2 थी, 2 साल पहले इन्होंने इन दोनों को भी सरेंडर कर दिया है। और मेरा सवाल जी, ये नहीं है, हाँ, आप जैसे सफाई दे रहे हैं, why this thing? आपकी छवि इससे ऊपर है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट हों जिनके बारे में सवाल ही ना उठ सके। अब दिक्कत ये होती है कि पब्लिक लाइफ में जो भी व्यक्ति आता है, जैसे अब अरविंद केजरीवाल, कहने को उनके पास प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने दंगा करने का आरोप है, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का आरोप है। सबको मालूम है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट हम जानते हैं कि वो कैसे हुआ, पर अगर कोई दूसरा आदमी आके कहे कि मेरे बारे में भी आरोप, मैं इतना फेमस आदमी नहीं हूं जितना अरविंद केजरीवाल है, लेकिन मेरे बारे में झूठे आरोप है, तो हमें तो उसकी जांच करनी पड़ेगी। इस पर्टिकुलर केस में हमने जांच बहुत की है, और हमारी पार्टी की तरफ से फिर ये ओपन पब्लिक ऑफर है कि अगर किसी स्टेज पे हमें एक भी जस्ट फ्रेगमेंट ऑफ एन एविडेंस मिलता है उसी दिन, और अरविंद केजरीवाल ने तो कहा है कि फॉर्मल कैंपेन शुरू हो जाए, हम इलेक्शन के बीच में हैं जब हम विड्रॉ नहीं कर सकते टिकट को, तब भी हम ऑफिशियली कैंडिडेट को वापस ले लेंगे, जनता से हाथ मांग जोड़ के माफी मांग लेंगे। हमारा इलेक्शन के आखिरी दिन तक ऑफर है एविडेंस इन 3 चीजों पे, करप्शन, क्रिमिनलिटी, करेक्टर, इन 3 के बारे में। कल एक और कैंडिडेट के बारे में खबर आई कि उसने 5 साल पहले एक जमीन 2 लोगों को बेच दी थी, तो अब कल से प्रशांत जी और मैं चेक कर रहे हैं कि वो एविडेंस सही है कि नहीं है। दीज आर वेरी डिफिकल्ट थिंग्स टू एस्टैब्लिश, लेकिन मीडिया इज हाइलाइटिंग मोर ऑफ नेगेटिविटी। मैं इसको भी वेलकम करता हूं जी। मीडिया नेगेटिविटी हाईलाइट कर रहा है, उसका एक फायदा होगा, शुरू में वो हमारे ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है। जब आप सारी दुनिया के सामने दूसरों पे उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ उठेंगी, बहुत अच्छी चीज है। और एक बार उनको आदत पड़ गई ना मीडिया वालों को, तो हो सकता है कांग्रेस वालों के भी 2 सवाल पूछ ले, बीजेपी वालों से भी 2 सवाल पूछ ले। तो सब मैं कहता हूं अगर पब्लिक में ये आदत पड़ गई सवाल पूछने की, तो इससे फायदा ही फायदा हो सकता है। तो 3 चीजें मैंने बताई। चौथी चीज मैं बता रहा था टिकट देने वाला। टिकट पहली बार कोई पार्टी नीचे से फीडबैक लेके, नीचे से इनपुट लेके अपने टिकट देने की कोशिश कर रही है। 5वीं और आखिरी बात, मैनिफेस्टोज इस देश में कैसे बनते हैं? हर पार्टी कोई कमेटी बना लेती है, 2-4 समझदार आप यहां जैसे लोग बैठे हुए हैं, प्रोफेसर लोगों को बैठा लेती है, जी कुछ लिख दो, अच्छी अच्छी बातें लिख देना जी। हमारी पार्टी ने पहली बार ये घोषणा की है कि दिल्ली में एक नहीं 71 मैनिफेस्टो बनेंगे, 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के 70 मैनिफेस्टो बनेंगे। और मैनिफेस्टो कैसे बनेंगे? ऐसी मीटिंग्स में बनेंगे, मीटिंग्स बुलाएंगे, लोगों से पूछेंगे, नरेंद्र भाई आपके पास आएंगे और प्लीज आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, आएंगे मीटिंग में, आपसे पूछेंगे आपके इलाके की क्या प्रॉब्लम है और क्या किया जाना चाहिए। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि हमारी अप्रोच क्या है। आज तक इस देश की सब पार्टियां जो हैं ऊपर से चलती हैं, अच्छा भी व्यक्ति हो मान लो ऊपर है तो वो पार्टी चलाता है। ये पहली पार्टी है जिसमें मैनिफेस्टो आप बनाएंगे, कैंडिडेट की टिकट में आप फैसला करेंगे, चंदा आपकी जेब से जाएगा, चुनाव प्रचार आप करेंगे, कैंडिडेट को आप जिताएंगे, और फाइनली जब जीत जाए तो उसकी नाक में नकेल भी आप ही डाल के रखेंगे। आम आदमी पार्टी ने यह घोषणा की है कि हमारा कैंडिडेट, हमारा एमएलए खुद फैसले नहीं करेगा, जो भी डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट्स हैं सब बंद होंगे। जो कुछ भी कैंडिडेट के पास है, अगर कैंडिडेट को 50 करोड़ रुपए इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए खर्च हो सकता है, तो पब्लिक मीटिंग में आपके काउंसिलर्स को बैठा के, सारे मेजर फंक्शनरीज को बैठा के पब्लिक मीटिंग में जनता के सामने फैसला होगा कि उस पैसे का क्या होना चाहिए, उसकी क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए,
अगर कोई डिफरेंसेस है तो पब्लिक में डिफरेंसेस डिस्प्यूट होंगे, बात होगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा। ये बंद कमरों के अंदर फैसले करना बंद होगा। ये सब आम आदमी पार्टी की कमिटमेंट है। मैंने आपके सामने बड़े बड़े दावे कर दिए हैं। मैं इतना कहूंगा, डोंट ट्रस्ट मी। मेरे किसी भी दावे पे आप भरोसा मत करना। वो आपने उसका चेक किया? चेक नहीं हो पाया, चल नहीं रहा है। अच्छा, आप उसको चेक कर लीजिएगा, अभी चेक नहीं हो पाया है। तो ये पांचों चीजें जो हैं, इसको आप चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। सब पार्टियां आके बड़ी बड़ी बातें कह जाती हैं और अब हमें किसी पे भरोसा नहीं बचा है। आप मेरी बातों का भरोसा मत करना, आप जाके चेक कर लेना इन चीजों को। अगर चेक करने के बाद लगे कि मैं बकवास कर रहा था, कि बाकी पार्टियों जैसे बन गए हैं, तो फिर आपकी ड्यूटी बनती है। ड्यूटी बनती है कि आप पड़ोसी को भी जाके बोलें कि इस पार्टी से बच के रहना, कि जैसे बाकी सारे हैं वैसे ये भी बन चुके हैं, इनसे थोड़ा बच के रहना। लेकिन अगर जो मैं बात कह रहा हूं उस बात में दम है, अगर आपको लगे इन पांचों चीजों को देख के कि हाँ भाई कुछ तो फर्क है, देखो कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं दूसरों से अलग होने की, इससे बड़े दावे मैंने कर नहीं सकता। जुमा जुमा 1 साल की पार्टी है, हम क्या बड़े बड़े दावे कर सकते हैं। पर अगर आपको लगे कि ना भाई नीयत तो साफ है, दूसरों से अलग होने की कोशिश तो ये लोग कर रहे हैं, इस देश में जैसी पॉलिटिक्स हो रही है उससे अलग तो हो सकते हैं लोग, फिर आपकी ड्यूटी बनती है। ड्यूटी ये नहीं बनती है कि आज से 2 महीना बाद जाके आप कोई बटन प्रेस कर दें झाड़ू पे। ये करने के लिए मैं यहां नहीं आया हूं। चुनाव में 50 दिन बाकी हैं। 50 दिन पहले आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करने के 50 दिन बाद एक दिन आप उठ जाना और जाके कोई बटन प्रेस कर देना, इतनी छोटी रिक्वेस्ट लेके मैं आपके पास नहीं आया हूं। अगर ये सब बातें सही हैं जो मैंने कही, या अगर इस बातों में कुछ भी सही है, अगर आपको लगता है कि चलो नियत तो सही है इनकी, तो फिर ये इलेक्शन नरेंद्र सेजवाल का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन अरविंद केजरीवाल का इलेक्शन नहीं है, ये टोपी पहनने वालों के घर में कोई बारात नहीं आ रही है, ये आपका मेरा हम सबका इलेक्शन है। इलेक्शन इस देश में 5 साल बाद आते हैं, लेकिन देश बदलने का मौका रोज रोज नहीं आता है। बहुत वक्त बाद देश में जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है वो बदलने का मौका आया है। अगर ये बात सही है तो अगले 50 दिन आपकी ड्यूटी बनती है। हमारे कैंडिडेट भाई ने कहा कि आपके यहां वोट नहीं डरते, सच बात है, आपके यहां वोटिंग परसेंटेज इतना कम है वसंत कुंज में। अगर ये बात सही है तो फिर हमारी ड्यूटी बनती है कि हम हर रोज 2 घर में जाएं। 100 दिन है, 100 दिन 2 घर, कितने? सॉरी 50 दिन है। 50 दिन में रोज 2 घर में जाएं, पड़ोसी के पास, रिश्तेदार के पास, दुकानदार, प्रोफेशनल डीलिंग जिससे संबंध है, हर रोज 2 लोगों के पास जाएं, 2 घर में जाएं और उन्हें यही कहें, इलेक्शन बहुत बार आता है, आप वोट नहीं देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जिंदगी तो चलती रहती है, लेकिन देश बदलने का मौका रोज रोज नहीं आता। ये जो मैंने बताया था दीवार है इस देश के सामने, जिस दीवार में 4 ईंटें गिर गई हैं किसी वजह से, जिसमें से थोड़ा सा रोशनी और सांस और हवा आनी शुरू हो गई है, इस दीवार को तोड़ने का मौका रोज रोज नहीं आता। ये मौका इस देश में 20-25 साल में एक बार आता है। 1977 में आया था, पर जिन लोगों ने दीवार बनाई थी उसी को हमने तोड़ने का भी जुम्मा दे दिया था। उन्होंने 6 महीने में अपनी औकात दिखा दी थी और मामला खत्म हो गया था। 89 में मौका आया था, उसके बाद आज मौका आ रहा है। 20-25 साल बाद, एक जनरेशन में एक बार सिर्फ मौका आता है, और अगर ये मौका हमने गंवा दिया तो अगली बार कोई अन्ना हजारे आएगा, अगली बार कोई अरविंद केजरीवाल आएगा, लोग उसके ऊपर हंसेंगे, कहेंगे पिछली बार अरविंद केजरीवाल का क्या हुआ तुम्हें पता नहीं, ये इंडिया है जी, छोड़ दो ऐसी बातें करनी, छोड़ो, आराम से घर जाके रहो। बहुत वक्त बाद हमें मौका आया है। कुछ नहीं कहना, पड़ोसी को जाके सिर्फ इतना कहना है कि ये लोग जी 5 दावे कर रहे हैं, जरा आप भी चेक कर लो इनकी 5 बातें सही है कि नहीं है, आप भी देख लो, और अगर ठीक हो
तो इस बार बदलाव करना है। इस बार ये पार्टी, दूसरी पार्टी, फिर पहली पार्टी, और दोनों मिलकर रूल कर रही हैं दिल्ली पे। 15 साल से कांग्रेस रूल कर रही है और एमसीडी के अंदर 7 साल से बीजेपी रूल कर रही है। अगर आपको लगता है कि एमसीडी के काम बहुत अच्छे हो रहे हैं दिल्ली में, ईमानदारी से हो रहे हैं, दिल्ली सरकार के काम खराब हैं, तब बीजेपी को जरूर वोट दे देना। भाई ठीक है, एमसीडी 7 साल अच्छी चलाई तो बेचारों को प्रमोशन मिलना चाहिए। पर अगर लगता है कि दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों तरफ एक ही तरह का काम हो रहा है, तो फिर एक मौका, एक नई तरह की पॉलिटिक्स को मौका देने का अपना फर्ज बनता है। जाके सिर्फ यही कहना है। और यही मेरा एक आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल सबके मन में ये रहता है कि ये तो सब ठीक है, लेकिन आप लोग जीतोगे क्या? सबको विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम करना चाहते हैं पर मुझे लगता है कि नहीं, बाकी मेरे पड़ोसी तो नहीं करेंगे, मेरे अकेले के करने से क्या होगा, ये वोट वेस्ट हो जाएगा। ये कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं। मैं आपको 2-3 चीज सिर्फ कहना चाहता हूं। मैं प्रोफेशनली इलेक्शंस का स्टूडेंट रहा हूं, सर्वेज वगैरह करता रहा हूं। वैसे उस सबसे जान छूट गई, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैं करता रहा हूं 15-20 साल। अभी इस वक्त हमारे जो सर्वेज आ रहे हैं, जो हमारे इंडिपेंडेंट सर्वे हमने करवाए, पार्टी ने करवाए हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाए हैं, वो दिखा रहे हैं कि अगर दिल्ली के लोगों से पूछें कि आप कांग्रेस को एक और मौका देना चाहते हैं, तो दिल्ली के 25% लोग कहते हैं कि वो एक और मौका कांग्रेस को देना चाहते हैं। 62% कहते हैं नहीं, कांग्रेस को मौका अब नहीं देंगे। बीजेपी को एक मौका मिलना चाहिए सरकार बनाने का, 29% कहते हैं बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। 52% कहते हैं कि नहीं, बीजेपी को मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो एमसीडी भुगत चुके हैं। फिर पूछते हैं जी नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, इसको मौका मिलना चाहिए। 46% दिल्ली के लोग कहते हैं हां, इनको मौका मिलना चाहिए। मैं आपके सामने कोई झूठा क्लेम नहीं करूंगा कि 46% वोट हमें मिलने शुरू हो गए, ऐसा नहीं हुआ है। 46% दिल्ली हमें एक चांस देना चाहती है। अब उनके मन में सिर्फ एक सवाल है कि ये सचमुच जीत जाएंगे क्या, कहीं वोट मेरा वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। इसीलिए आपको अगले 50 दिन 2-2 घर जाना है और कुछ मत कहना, आप कैंपेन भी मत करना, सिर्फ उन्हें बता देना कि जस्ट इन केस आपको पता नहीं हो, मैं झाड़ू को वोट देने जा रहा हूं। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस टाइम दिल्ली में एक अंडर करंट चल रहा है, बस आपको मेरे को वो जो अंडरग्राउंड करंट चल रहा है उसको बाहर निकाल देना है, बस उसको सड़क के ऊपर दिखा देना, और कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और ऐसी आंधी चलेगी, आप में से कुछ लोगों को ध्यान होगा 1977, मैं तो बच्चा था पर मुझे याद है उस इलेक्शन का, आपको ध्यान होगा 77 में क्या हुआ था। इलेक्शन के हम वो अपाहिज आदमी पे हमने कहा था इंदिरा गांधी श्योर हारेगी, इंदिरा गांधी हारेगी, और 400 किलोमीटर की रेडियस में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। बिल्कुल तो टाइम हुआ था। बिल्कुल सर, मैं वो 77 ही याद दिला रहा हूं सर। 77 इलेक्शन में क्या हुआ था, 1977 में क्या हुआ था, वही मैं इलेक्शन याद दिला रहा हूं। मैं 14 साल का था उन दिनों, तो मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, मैं खुद भी थोड़ा सा इन्वॉल्व था उस इलेक्शन में। हर किसी के मन में थी कि इस बार इंदिरा गांधी को सूट कर देना है, बहुत हो गया, इस बार तो ठीक कर देना, गाय बछड़े दोनों को साइड में कर देना है। लेकिन इलेक्शन की सुबह तक बहुत चंद लोग होंगे जिनको कॉन्फिडेंस था कि इंदिरा गांधी हारेगी। सब मैं कहता था कि इंदिरा गांधी को हराना है, लेकिन जनता तो जी वैसे ही है, कोई होगा तो नहीं, इंदिरा गांधी इस देश में हार नहीं सकती। मेरा पड़ोसी कहता था कि ये संजय गांधी की चीजें देख के तो मेरे मन में वो हो गया है, हराना तो है, पर पता नहीं मेरा पड़ोसी क्या सोच रहा है, ये संजय गांधी जाएगा नहीं, गुंडागर्दी इस देश से जा नहीं सकती। इधर हम दोनों का पड़ोसी कहता था कि गाय बछड़े दोनों को साइड में कर देना है, लेकिन साहब कांग्रेस इस देश में जा नहीं सकती कभी। तीनों एक ही बात सोच रहे थे, पर तीनों को पता नहीं था कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है। आज दिल्ली में ठीक वही माहौल है। मैं 10 दिन पहले एक ऑटो वाले से मिला, उसका भी फोन आया था, वो मेरे को बड़ी अच्छी बात, मैं तो वैसे ही बात कर रहा था कि साहब दिल्ली में क्या होगा, जैसे मैं सबसे पूछता हूँ, और वो फॉर्चुनेटली पहचानता नहीं था मेरे को, तो उसने कहा साहब इस बार तो पहले जो शुरू में होता है जी आप जिसको कहोगे कर देंगे वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद उसने मेरे से कहा कि साहब इस बार दिल्ली में सच की जीत होगी। मैंने कहा जी क्या सच की जीत होगी?
साहब एक अरविंद केजरीवाल आया है, वो इन सबको सूट कर देगा। तो मैंने कहा, पूछता रहा कि साहब क्या कर देगा अरविंद केजरीवाल, ऐसा क्या कर देगा, आपको क्या मिलेगा? उसने कहा साहब छोड़ो, मेरे को कुछ नहीं मिले, मैं तो पहले भी ऑटो चलानी थी, बाद में भी ऑटो चलाऊंगा, लेकिन ये तो होगा कि सच की छाया में जी रहे हैं। सर उठा के ये तो कह सकूंगा मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है। तो मैंने कहा यार बातें तो बड़ी अच्छी कही आपने, पर ऑटो पे पोस्टर तो लगाया नहीं हुआ आपने। उसने कहा साहब देखिए, ऑटो मालिक की है, मेरी नहीं है, पोस्टर मन में चिपका हुआ है। और मुझे लगा कि ये पूरे दिल्ली का बयान है। ये जो बड़े बड़े होर्डिंग हैं, बड़ी बड़ी हाईवेज के ऊपर होर्डिंग है, सब सरकार के हैं। ये एमसीडी के हैं, दिल्ली सरकार के हैं, इसलिए बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं। ये एक दिन में 10,000 रुपए किराए वाली होर्डिंग तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सब बड़ी सड़कें, बड़ी होर्डिंग, टीवी और ये सब बड़ी बड़ी पार्टियों के हैं, लेकिन पोस्टर मन में चिपका हुआ है। और बस हमें सिर्फ ये करना है कि जो मन में चिपका हुआ पोस्टर है उसको अपनी शर्ट पे चिपका लें, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं। बाकी लोगों को दिख जाए कि हम क्या कह रहे हैं। और मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि वही होगा जो 1977 में हुआ। आपने बताया था 400 किलोमीटर की रेडियस में 2 सीट पे जीती थी साहब कांग्रेस। एक यहां भरतपुर था अलवर और एक छिंदवाड़ा। एक राजस्थान में सीट जीती थी, एक मध्य प्रदेश में जीती थी। बाकी राजस्थान से लेके बिहार तक, सर वो मेरा टेक्निकल एरिया है स्पेशलाइजेशन का, ये मैं इन चीजों पे काम करता हूं। राजस्थान से लेके बिहार तक एक एक सीट पे कांग्रेस हार गई। इतना बड़ा चेंज हुआ। और ये जो हवा चलती है, ये जो आंधी चलती है, ये ठीक इसी तरह से चलती है। हर व्यक्ति के मन में होता है, उसको दिख नहीं रहा होता। आंधी सड़क पे दिखती नहीं, चुनाव की आंधी नहीं दिखती है। पर जिस दिन हम अपने पड़ोसी को बताना शुरू कर दें कि मैं ये कर रहा हूं, पड़ोसी, ज्यादातर आपके पड़ोसी कहेंगे सोच तो मैं भी रहा था पर आपने कह दिया है तो मेरे को बड़ा हिम्मत आ गई है। तो बस एक आपसे मैं प्रॉमिस लेना चाहता हूं, जो एक घर में जा सके वो एक हाथ खड़ा करे, जो 2 घर में जाएगा 2 हाथ खड़ा करे। मैं ज्यादा पॉलिटिकल ड्रामेबाजी नहीं करता इलेक्शन में। अगले 50 दिन में कितना हम काम करेंगे, कितने घरों में जाए, 2, 1, कितने घरों में जाए, हर दिन 2-2 घरों में। थैंक यू, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारा अपना इलेक्शन है, हमें लड़ना है, हमें बनना है। बहुत बहुत मेहरबानी। जैसे मैंने कहा था, आपके कोई सवाल हो मैं जवाब देके बहुत खुश होऊंगा। जी सर, सवाल छोटे रखेंगे तो उससे आसानी रहेगी सर। है अगर जो आप देखें कि इंडियन पॉलिटिक्स की इस बात सबसे ज़बरदस्त कमजोरी ये है कि हम कोलिएशन मोड में जा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर कोलिएशन हो रहा है, स्टेट्स में हो रहा है। आपने देख लिया कोलिएशन का क्या हाल हो रहा है। पार्लियामेंट इस बार की सेंट्रल की गवर्नमेंट बिल्कुल निकम्मी है, कुछ भी नहीं कर पाती। कोलिएशन इस देश का बट्टा बिठा दे रहा है। आप जाएंगे, 3 पार्टियां जाएंगी, सारे में आपस में खींचातानी होती रही है। कांग्रेस का आप इस बार देखें, पूरे 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय कुर्सी बचाने के अलावा। क्या कुछ फ्यूचर है इसका? और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बिगर कोलिएशन। सर कोलिएशन की काम नहीं करना। सर कोलिएशन की प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये भी तो देखिए, जहां कोलिएशन नहीं है वहां क्या हुआ। अगर हम दिल्ली की सरकार को देखें, दिल्ली की लोकल गवर्नमेंट को देख रहे हैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, कोई कोलिएशन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है इनकी, क्यों नहीं काम किया इन्होंने। एमसीडी में कौन सा कोलिएशन है, कोई कोलिएशन नहीं है, क्यों नहीं काम किया इन्होंने। राजस्थान में किसका कोलिएशन है, कोई काम नहीं किया इन्होंने। तो जो प्रॉब्लम है वो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो जिसे इस देश की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट हमें कहना चाहिए, ये सारी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का कोल्यूशन है एक दूसरे के साथ। तो मैं कहूंगा कोलिशन से बड़ी प्रॉब्लम कोल्यूशन है। अब आप इलेक्ट्रिसिटी वाला देखिए, दिल्ली में कोल्यूशन का आप मिसाल देखिए। टेक्निकली दिल्ली सरकार है जो कि लोगों के इंटरेस्ट को बचाने के लिए है। फिर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर है जिसका काम है इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करना। फिर कंपनियां हैं जो कि सप्लाई करते हैं जिनका काम है मुनाफा कमाना। अब दिल्ली में बिजली के रेट में सारा घपला क्या था कि ये तीनों एक दूसरे से मिल गए। कंपनियां अपने रिकॉर्ड्स को फर्ज कर रही हैं, झूठे अकाउंट दे रही हैं। रेगुलेटर उसके ऊपर आंख बंद करके बैठा है, कह रहा है ठीक है बढ़ाते जाओ दाम।
और एक रेगुलेटर गलती से ईमानदार निकल आता है, बेचारा अपनी ठीक रिपोर्ट दे देता है, कहता है इनका दाम कम होना चाहिए, तो चीफ मिनिस्टर दौड़ी दौड़ी आती है कि नहीं 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 ऐसा मत करना। जिस चीफ मिनिस्टर का काम है जनता की सेवा करना, जिसको कहना चाहिए था बहुत बढ़िया बधाई हो आपने काम किया, आपने इनकी ईमानदारी से जांच की और कंपनियों के रेट घटा दिए, चीफ मिनिस्टर गेट्स एन इंजंक्शन कि ये कहीं लागू ना हो जाए कहीं ये बात। ये कोल्यूशन जो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिस तरह की कोल्यूशन होती है। आप गैस प्राइसिंग देखिए, गैस प्राइसिंग जो अभी चेंज हुई है, देश की संपत्ति है नेचुरल गैस, अंबानी को ठेका दिया गया कि वो उसे निकाल के सप्लाई करेगा, ठीक है, ठेकेदार है, उसका काम है ड्रिल करना और उसका मुनाफा कमाना, ठीक है, तय हुआ रेट कि उसको $1-1.5 पे मिलना था। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि में $1 का पहले नहीं सॉरी $2.5 था, $2.5 का $4.5 हुआ, उसके बाद वो $14.5 मांगता है। एक मिनिस्टर उसे अपोज करता है, जयपाल रेड्डी, मिनिस्टर को हटा दिया जाता है। जिस दिन हटाया उस दिन हमने बोला था कि अब दाम बढ़ाने के लिए हटाया गया है, और एक बेशर्म आके फिर बढ़ा देता है। मतलब इतनी शर्म तो हो जाए सारी बात होने के बाद कि 6 महीना चुप रह जाए, ये बेशर्म आके फिर दाम बढ़ाता है। चलो ये भी सब हुआ, सब कांग्रेस पार्टी का है। आपने इस सवाल पे बीजेपी का एक बयान देखा? कांग्रेस को जुकाम हो जाए तो बीजेपी एक स्टेटमेंट दे देती है कि इनको अपनी नाक संभालनी नहीं आती है ना, सब कुछ पे बयान आता रहता है। इस देश के साथ इतने बड़ी दगेबाजी हुई, हजारों करोड़ रुपया इस देश का लूटा गया, बीजेपी का एक बयान आया इस सवाल पे? संयोग नहीं है, मेरे जैसे लोग टीवी पे पूछते रहे बीजेपी क्यों नहीं बोल रही इस सवाल पे, सारी दुनिया जानती है सर। मैं तो ऐसे बड़े एलिगेशन लगा ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं कि देश की जनता का इतना बड़ा नुकसान, उस पे इस देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी चुप है। तो ये जो कोल्यूशन है, आई एम मोर वरीड अबाउट कोल्यूशन देन अबाउट कोलिशंस। आपने डायनेस्टी की बात करी, तो आपके पार्टी में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एज कैप है? मैं बता दूंगा इनका प्रश्न, एज गैप की बात। एज कैप? एज कैप मतलब नहीं जैसे कि अडवाणी साहब 82 ईयर में भी एस्पायर करते हैं पीएम बनूं, बस वो आपका सवाल ये है कि जी सर, मैं इनका सवाल बता दूं इसमें, फिर उसके बाद आपके सवाल पे आ जाए। इनका सवाल ये था कि जनरेशन, आपने डायनेस्टी पे तो लगा दिया, आपने एज पे कोई कैप लगाया है? उत्तर है कि नहीं, ऑफिशियली फॉर्मली कोई एज कैप हमने नहीं लगाया है। लेकिन सर इसमें बताऊं सबसे अच्छी चीज क्या होती है, बजाय कि आप इसकी कोई लीगल लिमिट्स तय करें, आप राजनीति में नई जनरेशन को ले आओ, वो अपने आप एज कैप लगा देंगे। जब नए लोग, इस तरह के लोग आ जाएंगे ना, तो फिर हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखने की जरूरत नहीं होगी कि 80 साल के ज्यादा लोग क्यों आते हैं और कहाँ आते हैं। वो उस पार्टी में आते हैं जहां पिछले 40 साल से रिक्रूटमेंट बंद हो गया है, जहां नए लोग आने बंद हो गए हैं, कोई आंदोलन नहीं है। हमारे आंदोलन ने एक काम तो किया, सब अच्छे हैं बुरे हैं, पर इस देश में बहुत साल बाद आइडियलिस्ट लोग, यंग लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं पहली बार। और मेरे से कोई लोग पूछते हैं कि इलेक्शन में पार्टी में आके आपको क्या मिला, और तरह तरह की चीजें कि जब आप अच्छा भला कर रहे थे क्यों पार्टीबाजी के चक्कर में फंसे हो। मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं, पिछले 8-10 महीनों में कोई एक दिन नहीं गया जब कोई मेरे को व्यक्ति आके ना मिला, और यूजुअली कोई यंग स्टूडेंट या को होता है, सर मैं दिल्ली आया तो IAS बनने के लिए था, पर अब उसको छोड़ के मैं पार्टी के लिए काम करना चाहता हूं। लोग आए हैं, नौकरी कर रहे हैं जो छोड़ के आए, ऐसे लोग जो अपनी प्राइवेट कंपनियां चला रहे हैं, CEO है अपनी एक प्राइवेट कंपनी के, मेरे पास आए क्या कहने के लिए, योगेंद्र जी आप पे बहुत स्ट्रेन पड़ रहा होगा, मेरे अगले 3 महीने तक मेरी कंपनी ऑटो पायलट पे चली जाएगी, मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट बनने को तैयार हूं। जो मेरे से 10 गुना ज्यादा में पैसा कमाता है हर महीना, जिसको कोई जरूरत नहीं है मुझसे कुछ भी लेने की, वो व्यक्ति आके कहता है कि नहीं मैं कह आप क्या करेंगे, आप एक एडवर्टाइजिंग फर्म चलाते हैं, आपके पास सब कुछ है, आप हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट बना, उन्हें कर नहीं, मेरे को आप जब आप टीवी पे बैठते हैं तो मेरे को आपको देख के लगता है कि आप सोए नहीं हो, आप पे इतना काम का बोझ है, इतना प्रेशर है, मैं आपके फोन उठा दिया करूंगा।
मैंने कहा सच में जरूरत तो है मुझे, दिन में 200 फोन को उठा नहीं सकता इंसान। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके फोन उठा लिया करूंगा, देश की सेवा का मेरा एक तरीका निकल आएगा। पिछले 8 महीनों से एक दिन नहीं गया जब मुझे कम से कम एक ऐसा इंसान ना मिला। और जब वो होना शुरू हो जाता है, जब पॉलिटिक्स में ऐसे लोग आने शुरू हो जाते हैं, और सब जो कि अपना कुछ खो के, इतने लोग के साथ मैंने नौकरी छोड़ दी, कोई कह रहा है मैं अपनी दुकान बंद कर रहा हूं, इतने लोग सरकारी नौकरी छोड़ के आ रहे हैं। आधे टाइम तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रहता हूं प्लीज मत करो, छुट्टी लेके आ जाओ, एक महीना बाद फैसला कर लेना। ये जब होने लग जाए तो फिर आपको एज लिमिट लगाने की जरूरत नहीं होती, अपने आप लग जाती है लिमिट। सर नमस्कार, मेरा नाम भगवान दास बावा है, मैं वसंत में रहता हूँ। हम शायद अभी की चर्चा कर रहे हैं या कब की कर रहे हैं, मुझे दिल्ली की पॉलिटिक्स का 1962 से पता है। मैंने चुनाव भी लड़ा है, जीता भी है, और जो उस समय के बहुत स्टारवार्ड थे उनको 262 वोटों से हराया भी है। और फिर टाउन हॉल में बैठकर 40 दिन मैं वापस आ गया था, क्योंकि मुझे तब ही ये राजनीति नहीं भाई थी। आज ये 30 साल से नूरा कुश्ती चल रही है। उस नूरा कुश्ती को हम ध्यान नहीं दे रहे, देश ध्यान नहीं दे रहा है, जो कि बीजेपी या जनसंघ या जनता पार्टी और कांग्रेस की। हर जगह पर कभी ये होता है कि ये तो दुर्गा का अवतार है, कभी होता है ये तो बहुत कंप्यूटर के हैं। हम छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा प्रभाव हम पर पड़ता है। आज बात यह है कि एक परिवर्तन आए जिससे कि पुराना कचरा साफ हो। किस खुशकिस्मती से आपने ये झाड़ू उठाया है, इस झाड़ू का क्या मतलब है ये अभी तो पता नहीं है। इसको थोड़ा सा, और आज बजाय इसके कि बहुत इनके दोषों का गुणगान करें बार बार, क्योंकि ये तो सबको पता है, एक भी आदमी नहीं है, बच्चा नहीं है। आप एज को मत देखिए कि जवानी आपके साथ है, आप बूढ़ों को क्यों दरकिनार कर रहे हैं? क्या उनका वोटिंग राइट नहीं है? एक 80 साल का बूढ़ा है, आप कहते जवान जवान जवान। अरे भाई, जवानों के साथ बूढ़ों का अनुभव भी तो आपको चाहिए ना, या उसके बिना ही आप अपने नाव खोलेंगे? आप इत्मीनान से सबको साथ लेकर चले। जो जवान आ रहे हैं, मैं तो कोई काम नहीं करता हूँ, मेरे पास तो समय भी बहुत है, मेरे लायक कोई सेवा अगर बताएंगे तो मैं ज़रूर करूँगा। और ना एज ग्रुप को, लड़कियों को, औरतों को इस समय परिवर्तन की हवा सबको चाहिए। जो पिंजरों में बंद है, गोदामों में बंद है, उन सबको हवा चाहिए ताजगी की। आप प्लीज एक किसी सेक्शन का आप कुछ वो ना करें। सरकारी आदमी भी आएंगे, उनको नौकरी इसलिए छोड़नी पड़ रही है कि अगर वो नौकरी करते आपके साथ जुड़ जाएंगे तो जो आपकी हालत हुई है वही उनकी होगी। आप अपना उदाहरण क्यों नहीं देते? आप भी तो कुछ पा रहे थे सरकार से, आज आपको क्या किया उन्होंने? तो सवाल ये है कि इस समय तो सबको साथ चलना है, बूढ़ा भी। ये मैं सेजवाल जी जो आपके यहाँ हमारे मेंबर बन रहे हैं, एक तो अपनी तरफ से अपने बुढ़ापे के जो थोड़े संचित साधन हैं उसमें से 10,000 रुपये इनको देना चाहते हैं। तो ये जब चाहें ये विश्व का सेवा से मेरे पास आ सकते हैं, दे सकते हैं। इस समय तो मेरे पास आए और बाकी ज़्यादा डिटेल ना सकते प्लीज। हम बहुत लोगों को टीवी का पता है, झूठी बातों का पता है, सारे संसाधनों का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है उनका सब पता है, होल्डिंग का भी पता है, सबका। प्लीज अपनी बात कहें। आज सबको बहुत ज़्यादा पता है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, बस इसको एक झोंके को संभाल के समेट के, और जिस दिन भी ये शादी का दिन है उस दिन सबको इनको बारात में शामिल करके और इनको कहें भाई चलिए बिल्कुल बाबा साहब, आपने जो हम सब लोगों की फीलिंग्स थी उसको रखा। और आप अगर हमारे ऑफिस में आए तो आप देखेंगे कि वहाँ 15-18 साल के जवान भी हैं और 80 साल के जवान भी हैं। सब लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। हर कोई अपनी एज के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग काम कर रहा है। कोई लिखने का काम कर रहा है, कोई आइडियाज़ देने का काम कर रहा है। पूरे समाज का काम है, सब लोग मिलके करेंगे तभी बदलाव आएगा। इनफैक्ट मेरा एक सजेशन है कि बाबा साहब ने जो सुझाव दिया है उसके लाइफ में आप लोग जाने, मीटिंग के आखिर में, यहाँ से चले नहीं जाना, मीटिंग के आखिर में यहाँ आप एक कमेटी से बनाइए।
जो लोग आपके इस कैंपेन में जुटना चाहते हैं, ताकि उनसे कांटेक्ट हो, उनके फ़ोन नंबर ले लें और ताकि ये बात आगे बढ़े। नहीं तो क्या होता है, एक मीटिंग होती है, उत्साह होता है, मुझे यकीन है हम सब ने 2-2 घर जाने का प्रॉमिस किया है, हम करेंगे, लेकिन इसको अगर कोऑर्डिनेटेड तरीके से किया जाए तो बहुत कुछ अच्छे काम होगा। तो उसका भी कोई आप अरेंजमेंट सोचिएगा, जाके लोगों का फ़ोन नंबर वगैरह लेके, ताकि इसको हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया पवार साहब। और दूसरा, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई आपसे अगर 5 रुपए भी मांगे और रसीद ना दे तो कभी मत देना। ये पार्टी एक एक पैसे की रसीद देती है। सर, वो अरविंद केजरीवाल ने एक बार बात कही थी कि जब वो वहां बैठे हुए थे, इस पे अनशन पे बैठे हुए थे, तो उनको कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उन्होंने कहा कि मैं आपको इतने करोड़ रुपया दूंगा, बेकार में क्यों तुम 2-2, 4-4 रुपए के पीछे भाग रहे हो, सब कर रहे हो। सो तब भी अरविंद भाई ने कहा था, और पार्टी का नियम ये है कि जिस चीज को हम